बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेसों से वस्त्र तक। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है वो रीड कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। और जो जो चीज़ें हम लोगों ने जानी हैं वो हैं पौधे और जंतुओं से प्राप्त कौन कौन से रेशे हैं, ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु हैं, ऊन तैयार करने की विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना और दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता व महत्व, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों। और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और अभ्यास प्रश्नों में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, जिसमें सही विकल्प था, रिक्त स्थानों की पूर्ति थी, सही गलत था और स्तंभ का को स्तंभ खा से जो है मिलाना था। तो ये हम कर चुके हैं बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 5 से। तो 5वें का पहला प्रश्न है ऊन। इसका देखिए, इसके कई भाग दिए, का खा गा घा अंगा ना, और इनके उत्तर हमें देना है। ऊन किसे कहते हैं और उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे, ये दिया हुआ है आपको। और कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है ना। तो ये यहाँ तक जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, ऊन किसे कहते हैं और उन जंतुओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर भी आप देखिए, यहीं से आपको दे रहे हैं। तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर बच्चों ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। फेयर कॉपी में सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम रेशों को ऊन कहा जाता है, ठीक। ऊन प्राप्त करने के लिए अब इसमें आगे पूछा भी गया है प्रश्न में कि जंतुओं के नाम लिखना है जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए याक, ऊंट, बकरी आदि जंतुओं का उपयोग होता है। तो ये आप जो है इस प्रश्न का उत्तर अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, खा जो है वो है ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो हमें उन कुछ ऐसी नस्लों के नाम लिखने हैं जो ऊन प्रदान करती हैं, ऐसी भेड़ों के नाम लिखने हैं। तो ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने तालिका पढ़ी थी जिसमें गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी दी गई थी। तो यही आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो यहाँ इसी तरह से टेबल बना के लिखना है। क्योंकि यहाँ पर उनकी गुणवत्ता से मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पर केवल बहुत है तो ये इतना लिख सकते हैं कि नस्ल का नाम और वो कहाँ पाई जाती है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर फेयर कॉपी में आप किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों कि गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम निम्न हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक टेबल जैसी बना लीजिएगा। टेबल बना के लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा। तो नस्ल का नाम लिखिएगा, राज्य जहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और जो वो टेबल बनी हुई थी बुक में, वैसे ही टेबल आपको बना करके और यहाँ पर लिख लेना है कि कौन से राज्य में पाई जाती है। तो बाखरवाल पहली है, क्रम में पहला है, बाखरवाल नस्ल है और जम्मू में पाई जाती है और कश्मीर में पाई जाती है। दूसरी है बच्चों रामपुर बुसायर, जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद तीसरी है नली या नाली, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती हैं ये भेड़ें। और चौथा नस्ल का नाम है लोही, ठीक। तो यहाँ पर जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, पंजाब में पाई जाती है। फिर कौन सी नस्ल है, वो है भाखड़ी मारवाड़ी है और जो कि गुजरात में पाई जाती है। और इसके बाद जो है पाटनवाड़ जो कि गुजरात में पाई जाती है। तो ये नस्लें हैं जो कि भेड़ों की नस्ल हैं और अच्छा किस्म का जो है ऊन प्रदान करती हैं। तो ये टेबल हो गई आपकी। इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो ये यहाँ पर जो है जब हम पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जब हम भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे ऊन तैयार करने की विधि के बाद जो है, तब हम लोगों ने जो जाना था कि भेड़ की कुछ जो नस्लों के शरीर पर घने घने बाल होते हैं
और जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग जो है अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। तो नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इसके चयन की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये हम लोग चैप्टर पढ़ते समय जो है पिछले वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहीं से आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है फेयर कॉपी में। तो ये देखिए, इसका उत्तर आप इस तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है और नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया जो है को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घ वाला हमारा, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर पढ़ते समय भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए तो किया ही जाता है ना। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊनी रेशों के बीच में वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो कि क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है ना, और उसकी भांति कार्य करने लगती है, जिसके कारण सर्दी के मौसम में जब हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं तो शरीर का ताप जो है वो स्थिर रहता है, ठंडा नहीं हो पाता है और हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, और ये इसका उत्तर जो है आपको यहीं से देना है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है लगभग आपका उत्तर इसी के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं फेयर कॉपी में से कैसे लिखना है। तो ये देखिए, इसका उत्तर इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है और ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। तो ये आपको जो बच्चों उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप इसका उत्तर फेयर कॉपी में इसी तरीके से लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है। तो हम उसको, जो रेशम कीट का जो कोकून है उसको हम उबलते पानी में क्यों डालते हैं। तो ये भी बच्चों हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग जब कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था कि जब जो पूर्ण कोकून है उनको हमें पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित कर लिया जाता है और उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। अब क्यों डाला जाता है, क्योंकि कोकून के चारों और लिपटे रेशों के बीच का जो चिपचिपा पदार्थ है वो घुल जाता है और रेशम के रेशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार से रेशम प्राप्त होगा वो अधिक लंबा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना। तो और अगर क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो वयस्क कीट होगा वो कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलेगा और जो रेशम प्राप्त होगा उसकी गुणवत्ता जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, लंबे लंबे नहीं होंगे रेशे। ठीक है, तो कोकून में से रेशे निकालने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। यहीं से आपको इसका उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं फेयर कॉपी में कैसे इसका उत्तर लिखेंगे आप। तो ये देखिए, ये उत्तर है, आपको फेयर कॉपी में इसी तरीके से लिखना है कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे कोकून के चारों ओर लिपटे हुए रेशे हैं उनके बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं और यह प्रक्रिया जो है रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, यदि प्यूपा से बच्चों रेशम की रीलिंग कहलाती है, यहाँ तक लिखा है। इसका फिर यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की
हो सकती है या हो जाती है, तो इसलिए उसको पहले ही डाल करके उबाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आप इस तरीके से लिख लीजिएगा बच्चों, ये आपका पूरा उत्तर है। ठीक है, फेयर कॉपी में ये आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए बस इतना है। इसके आगे के प्रश्न जो हैं प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।